सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग एक्सेप्शन टू अल्ट्रा वायरस देखेंगे और इस वीडियो के साथ हमारा पहला जो चैप्टर है कंपनी लॉ का वो एंड हो जाएगा और कंपनी लॉ में कुछ डेफिनेशंस बच जाएंगे जो डेफिनेशंस हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। समझ में आ रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं विद द एक्सेप्शन टू अल्ट्रा वायरस। ये मैंने होमवर्क दिया था बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मुझे पता नहीं आपने किया कि नहीं, लेकिन मैं करवा दूंगा अभी। सुनो, एक्सेप्शन टू अल्ट्रा वायरस मतलब अल्ट्रा वायरस तो मेरे को इतना पता चल चुका है कि सर अल्ट्रा वायरस का मतलब जो है ना सर, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ब्यूटीफुली जो है पढ़ाई किया है कि जो अल्ट्रा वायरस है वो एक प्रकार का वॉइड वाले एक्ट्स है जो कि हम लोग करते हैं। अल्ट्रा वायरस मतलब अल्ट्रा और वायरस मतलब बियॉन्ड द ऑथोरिटी, बियॉन्ड द पावर, बियॉन्ड योर पावर और ऑथोरिटी। समझ में आ रहा है? इसका मतलब होता है अल्ट्रा वायरस। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो अब इसका एक्सेप्शन देखेंगे, मतलब कुछ काम अगर तुमने अल्ट्रा वायरस किया तब भी वो हम लोग रेटिफाई कर सकते हैं, तब भी हम लोग उसको जो है मान्यता दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? वो वाला चीज हम लोग देखने वाले। अब नॉर्मली अल्ट्रा वायरस अगर हो गया तो वो वॉइड हो जाता है कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हम लोग जो है अल्ट्रा वायरस को भी हम लोग जो है एक्सेप्ट कर सकते, उसको लागू कर सकते। कैसे, मैं तुमको समझाता हूँ, टेंशन ना लो। अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड द पावर। अच्छा एक चीज समझो, इरेगुलर बट इंट्रा वायरस एक्ट, इरेगुलर बट इंट्रा वायरस एक्ट। अल्ट्रा वायरस मैंने आउट ऑफ योर पावर, इंट्रा वायरस इनसाइड योर पावर। अब सुनो एक चीज, कुछ ऐसे एक्टिविटीज, कुछ ऐसे काम जो कंपनी के पावर के अंदर है, कंपनी के पावर के बाहर तुमने काम किया तो वो अल्ट्रा वायरस, लेकिन कुछ ऐसे काम जो कंपनी के पावर के इनसाइड है, कंपनी के पावर में है वो चीज। समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा काम जो कंपनी के पावर के, कंपनी के हाथ में है, कंपनी के पावर में है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अंदर है, लेकिन वो इरेगुलर तरीके से काम किया गया है। इरेगुलर मतलब जिस तरीके से, जिस मेथड से तुमको वो काम करना चाहिए। तब पकड़ लो 9 बजे का मीटिंग अगर था, तुमने 9 बजे का मीटिंग नहीं किया, तुमने 8 बजे का मीटिंग कर लिया। फॉर एन एग्जाम्पल पकड़ लो, मीटिंग में कम से कम 4 डायरेक्टर्स होने चाहिए, लेकिन तुमने 3 डायरेक्टर्स लगाकर इमरजेंसी मीटिंग करवा लिए। ठीक है, तो क्या मीटिंग करना कंपनी के पावर के बाहर है या अंदर है? कंपनी के पावर के अंदर है, मीटिंग कर सकते हो, लेकिन कुछ रूल्स है, नियम है कि कौन से टाइम पे, कहाँ पे, कितने लोग, मिनिमम डायरेक्टर्स चाहिए होंगे, मिनिमम मेंबर्स चाहिए होंगे मीटिंग के लिए, कोरम चाहिए होगा। वो सारा चीज जो है ना, वो अगर वो इमरजेंसी में अगर तुमने कुछ किया होगा तो उसको रेटिफाई कर सकते हो। कोई भी चीज अगर कंपनी के पावर में है, कोई भी चीज अगर कंपनी के पावर में है, लेकिन तुमने सिर्फ इरेगुलर तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया, तो उस चीज को तुम रेटिफाई कर सकते हो, तुम उसको इनवैलिड को वैलिडेट कर सकते हो, इनवैलिड को वैलिडेट कर सकते हो बाय शेयर होल्डर्स कंसेंट। शेयर होल्डर्स का कंसेंट ले लो, जनरल मीटिंग लगा लो, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के कंसेंट ले लो एंड देन यू आर सेट टू गो। कोई टेंशन वाली बात नहीं, इंट्रा वायरस एक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई टेंशन नहीं है, एक्सेप्शन ही अल्ट्रा वायरस के। अच्छा नेक्स्ट देखो, Acts authorized by Companies Act 2013. Acts deemed valid by the Companies Act 2013 are not ultra virus, even if not stated in the Memorandum of Association. याद रखना, हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा है, जो कुछ भी तुम MOA के बाहर कर रहे हो, तुम्हारे MOA के बाहर कर रहे हो, तुम्हारे MOA के बाहर कर रहे हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर कर रहे हो, वो सारे एक्ट्स अल्ट्रा वायरस। लेकिन अगर वो एक्ट का मेंशन वो कंपनीज एक्ट में है, कंपनीज एक्ट में अलाउड है वो करना, तो वो अल्ट्रा वायरस नहीं है। समझे? तो वो अल्ट्रा वायरस नहीं है। कुछ चीजें एमओ से भी बढ़कर होती है जो कि होती है आपका ये क्या कहते हैं इसको, कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, इसके ऊपर एमओए, कंपनी के एमओए के ऊपर है 2013 वाला एक्ट। कुछ भी चीज तुम एमओए में लिख रहे हो वो इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है? ये पकड़ लो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जैसा पावरफुल है फॉर कंपनीज। समझ में आ रहा है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इंडिया को बनाया और कंपनीज एक्ट ने कंपनीज को बनाया। समझ में आ रहा है? इसलिए तो जो कुछ भी तुम्हारे रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन्ड है एमओए में, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, वो 2013 के अगेंस्ट में तो जा ही नहीं सकता। उसके अंदर ही तुमको तुम्हारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? और अगर तुम्हारे एमओए में कुछ तुमने लिखा नहीं है, कुछ मेंशन नहीं किया है, किसी भी चीज को मेंशन तुमने नहीं किया, लेकिन उस चीज को तुमने कंडक्ट जरूर किया है,
कंडक्ट किया, मेंशन नहीं किया है लेकिन तुमने कंडक्ट किया है, मतलब तुमने किया है उस चीज़ को मेंशन किए बिना, एमओए में मेंशन किए बिना, क्योंकि एमओए में अपने को पता है तुमको जो कुछ भी करना है कंपनी में एमओए में होना चाहिए कि तुम ये काम करते हो। अगर तुमने कोई काम ऐसा किया जो एमओए में मेंशन नहीं है लेकिन कंपनीज एक्ट तुमको अलाउ करता है, कंपनीज एक्ट तुमको इस काम को करने के लिए अलाउ करता है, तो वो अल्ट्रा वायरस नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में कुछ नहीं है। कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, कंपनी का कंपनीज एक्ट, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन कंपनी के कंपनीज एक्ट है। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? तो इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंसिडेंशियल और कंसिक्वेंशियल इफेक्ट्स। The incidental effects of an ultra-virus act are not invalid unless expressly prohibited by the Companies Act 2013. Incidental effect है, incidental और consequential effect मतलब कुछ काम जो हुआ है जो अल्ट्रा वायरस नहीं है, कुछ काम कुछ कंडक्ट तुमने किया है जो कि अल्ट्रा वायरस नहीं है, जो कि इनवैलिड नहीं है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है आपको इनवैलिड जो है वो मतलब निकल के आता है, ठीक है। कोई भी तुमने काम किया है, कोई भी तुमने कंडक्ट किया है जो कि अल्ट्रा वायरस नहीं है, ठीक है, लेकिन उस काम के कारण जो रिजल्ट निकला वो अल्ट्रा वायरस दिखता है। और ये अल्ट्रा वायरस तभी होगा, ये हम लोग एक्सेप्ट तभी करेंगे अगर ये वाला अल्ट्रा वायरस जो रिजल्ट है ना, ये अगर कंपनीज एक्ट कह रहा है कि कंपनीज एक्ट के अगर अगेंस्ट है तब जाके अल्ट्रा वायरस होगा ये वाला रिजल्ट, ठीक है। अगर कंपनी जो है कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं है, कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट नहीं कर रहा है, एक्सप्रेसली प्रोहिबिट नहीं कर रहा है कि ये मत करो या फिर कुछ भी, कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं है, तो वो अल्ट्रा वायरस नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? द इंसिडेंशियल इफेक्ट ऑफ एन अल्ट्रा वायरस एक्ट और नॉट वैलिड अनलेस एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। कोई भी तुम काम कर रहे हो जो एक्सप्रेसली कंपनीज एक्ट ने प्रोहिबिट नहीं करके रखा है, तो वो चीज़ जो है अल्ट्रा वायरस नहीं होता है, वो चीज़ उसके रिजल्ट्स भी अल्ट्रा वायरस नहीं है और वो भी अल्ट्रा वायरस नहीं होगा। द इंसिडेंशियल इफेक्ट समझ में आ रहा है ना, ये तुमको समझ में आ रहा है। चलो अच्छा, नेक्स्ट एक टॉपिक है डायरेक्टर्स अनऑथराइज्ड बट इंट्रा वायरस एक्ट। इफ डायरेक्टर्स एक्ट बियॉन्ड देयर ऑथोरिटी, ये भी तो अलाउड नहीं है। डायरेक्टर्स को अपने ऑथोरिटी के अगेंस्ट काम करना ये भी तो अलाउड नहीं है, लेकिन डायरेक्टर्स ने अपने ऑथोरिटी के बाहर काम किया लेकिन विद इन द पावर काम किया। पकड़ लो, डायरेक्टर्स के अलग अलग कार्य होता है, डायरेक्टर्स के अलग अलग भाग होते हैं। डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, फिर तुम्हारा जो है एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया, एक विमेन डायरेक्टर हो गया, समझ में आ रहा है, एक कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर हो गया। तो इनके सबके अलग अलग रोल होते हैं, समझ में आ रहा है। तो अलग अलग रोल होते हैं। किसी ने अगर अपने रोल के बाहर जाके कुछ काम कर दिया तो क्या वो अल्ट्रा वायरस है? क्या नहीं। तुम डायरेक्टर हो, तुम हो कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर, तुमने अब सर कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर क्या है? वो अलग अलग डायरेक्टर्स है, वो हम लोग जब डायरेक्टर वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे, समझ में आ रहा है। सिर्फ इतना समझो, कोई भी डायरेक्टर अगर अपने काम से बाहर जाके कोई काम करता है वो इनवैलिड तब तक नहीं है जब तक वो कंपनी के पावर के अंदर है। उसने काम जरूर बाहर का किया, अपने कैपेसिटी के बाहर का काम किया, लेकिन कंपनी की कैपेसिटी में वो काम हो सकता है, तो वो रेटिफाई किया जा सकता है बाय द शेयर होल्डर। वो काम रेटिफाई किया जा सकता है बाय द शेयर होल्डर, कोई टेंशन वाली बात नहीं। शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन लगाएंगे, मीटिंग बुलाएंगे एंड शेयर होल्डर बोलेंगे चलो ठीक है, तुमने जो काम किया है तुम्हारे कैपेसिटी के बाहर लेकिन कंपनी की कैपेसिटी के अंदर था, कंपनी के पावर के अंदर था, वो वैलिड है, वो इनवैलिड नहीं होगा, वो अल्ट्रा वायरस नहीं होगा। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है सर? समझाओ। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एक एक समझेंगे। सबसे पहले वर्ड समझो, डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है सर? डॉक्ट्रिन का मतलब होता है स्टैब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल। ये याद रखना। क्या बताओ? स्टैब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल, ठीक है, स्टैब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल। स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, ये प्रिंसिपल वाला प्रिंसिपल, समझ में आ रहा है? स्टैब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल का मतलब होता है डॉक्ट्रिन। अब इसका मतलब ये है सर, जो ये इंडोर मैनेजमेंट है ये एक प्रिंसिपल है, ये एक स्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है। हाँ करेक्ट। इंडोर का मतलब क्या होता है? अंदर, अंदर का मैनेजमेंट, अंदर का मैनेजमेंट, समझ में आ रहा है? अब इस प्रिंसिपल को समझेंगे हम लोग अच्छे से। देखो, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट
सबसे पहले मैं तुमको बुक से पढ़ा दूंगा, ये बुक वाला ही है जो मैंने लिखा है। अब बुक वाला पढ़ाऊंगा तो तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, तब तुमको वो जो वैल्यू है इंटरप्रिटेशन का वो तुमको समझ में आएगा कि सर का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा क्यों है। तो सबसे पहले यहाँ से पढ़ेंगे, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन कॉर्पोरेट लॉ दैट प्रोटेक्ट्स आउटसाइडर्स डीलिंग विद द कंपनी। इट इज ऑल्सो नोन एज द Turquoise rule after the landmark case Royal British Bank versus the Turquoise under the Companies Act 2013. This doctrine is implicitly recognized and continues to apply. अच्छा सर, कुछ समझ में आया? हाँ जी सर, यहाँ पे एक पॉइंट मेरे को समझ में आया कि सर ये बाहर के लोगों को प्रोटेक्ट करता है, दैट प्रोटेक्ट्स आउटसाइडर्स डीलिंग विद द कंपनी, प्रोटेक्ट्स आउटसाइडर्स डीलिंग विद द कंपनी। सीधी बात मैं तुमको बताता हूँ, सुनो अच्छे से, ठीक है। देखो एक चीज़ समझाता हूँ तुमको। ये है कंपनी, ये कंपनी कोई भी किसी प्रकार का बिजनेस से रिलेटेड डील कर, पकड़ लो ये कंपनी जो स्टील मैन्युफैक्चर करता है, टाटा स्टील है ये कंपनी, स्टील मैन्युफैक्चर करता है। तुमको चाहिए होता है स्टील, तुम जाओगे इस कंपनी के पास, तुम कंपनी के पास जाओगे। अच्छा एक चीज़ करो, तुमको बिजनेस देना है इस कंपनी को, तुमको बिजनेस करना है इस कंपनी के साथ, तुम्हारे पास है फंड, ठीक है, और तुमको स्टील खरीदना है। तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या रखोगे कि एक अच्छे कंपनी के पास जाएंगे, स्टील खरीदेंगे, आ जाएंगे और प्रॉपर से एग्रीमेंट करेंगे, सो दैट मेक श्योर करूं कि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, तुमने एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, तुमने एग्रीमेंट कर लिया। अब जिस दिन तुमको स्टील मिलना था, तुमने जो है ये 100 रुपये जितना भी तुमने इन्वेस्टमेंट किया स्टील के ऊपर, इन्वेस्ट कर दिया, उनको एडवांस में पेमेंट कर दिया और तुमको स्टील मिलना था, लेकिन तुमको स्टील नहीं मिला। बाद में जाके तुमने जांच पड़ताल किया तो तुमने देखा कि कंपनी के जो अंदर का जो मैनेजमेंट है, इंडोर का जो मैनेजमेंट है, वहाँ पे कुछ रूल्स नियम फॉलो नहीं हो रहे थे, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे थे, जिसके कारण वो लोग तुमको सप्लाई नहीं कर पाए। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? हाँ जी, इतना समझ में आ रहा है। इंटरनल वर्क्स जो है ना, उनका जो इंटरनल वर्क्स है, उन्होंने प्रॉपर तरीके से वो लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। क्या तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है तुम कंपनी में जाके उनसे पूछो कि तुम्हारा इंटरनल वर्क्स प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं? नहीं सर, मैं क्यों जाके कंपनी से पूछूं, ये उनका निजी मामला है कि उनका इंटरनल वर्क्स हो रहा है कि नहीं। लेकिन आपको तो बिजनेस में घाटा हो गया ना, तो क्या अब तुम कंपनी के ऊपर केस कर सकते हो? आंसर है यस, केस कर सकते हो, क्योंकि ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बाहर वालों को बचाता है। ये डॉक्ट्रिन कहता है कि इंडोर का जो मैनेजमेंट है वो तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। कंपनी अगर बोले कि मेरा इंटरनल मैनेजमेंट जो है वो अच्छा नहीं है, ये मेरा दोष नहीं है कि तुम आके मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तुमको पता होना चाहिए कि मेरा इंटरनल मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो इस प्रकार के वार्तालाप नहीं हो सकता। क्योंकि ये हम मान के चलेंगे जब कभी भी कोई भी कंपनी किसी दूसरे कंपनी के साथ बिजनेस कर रहा है, वो मान के चलेगा कि भैया तुम्हारा इंटरनल मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं जाके तुमसे पूछूंगा तुम्हारा इंटरनल मैनेजमेंट काम कर रहा है कि नहीं प्रॉपर तरीके से, राइट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में तुम्हारा जीत होगा। किसका जीत होगा? जिसने पैसा लगाया, जिसने इन्वेस्ट किया, क्योंकि ये इंटरनल मैटर्स में ये क्यों देखेगा। समझ में आ रहा है? ये हम लोग थोड़ा आगे जाके आराम से समझेंगे इसको। और key aspect of the doctrine of indoor management, protection for outsiders. The doctrine ensures that individuals या फिर entities जो भी डील कर रहा हो कंपनी के साथ are not required to investigate its internal working or procedures. रिक्वायरमेंट नहीं है कि तुम इंडिविजुअल हो एंटिटी हो, तुम डील कर रहे हो कंपनी के साथ और तुम जाके उनके इंटरनल वर्क्स को इन्वेस्टिगेट करोगे, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? तो कंपनी ऐसा नहीं कह सकता कि तुमको आके देखना चाहिए था हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। ये तो बकलोल वाला बात हो गया, राइट। तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद outsiders can assume that the company's internal requirement have been duly complied with even if they have not. तो जो आउटसाइडर्स है ना, वो अज्यूम कर सकते हैं कि कंपनी का इंटरनल रिक्वायरमेंट तो वो लोग प्रॉपर तरीके से, भाई रिटर्न भरना वो सब तो तुम्हारा काम है, वो मैं थोड़ी ना आके देखूंगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज तुमको बताना है, ये चीज हमको इंडोर मैनेजमेंट बताता है कि भैया ये आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करके रख। जब जहां तक बात है इंटरनल मैनेजमेंट का,
वो तुमको पता हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आराम से कंपनी के साथ बिजनेस कर सकते हो। कंपनी ऐसा कभी नहीं बोल सकता कि मेरा इंटरनल मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, तुमको देखकर बिजनेस करना चाहिए था, ऐसा नहीं बोल सकता कंपनी। समझ में आ रहा है? तो ये किसको प्रोटेक्ट करता है? ये किसको प्रोटेक्ट करता है? ये प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर्स को। बताओ एक चीज बताओ, ये डॉक्ट्रिन ये प्रिंसिपल पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सर आउटसाइडर्स के लिए पॉजिटिव, लेकिन जो कंपनी है उसके लिए तो नेगेटिव है सर, ठीक है ना, नेगेटिव डॉक्ट्रिन है। अच्छा, लेकिन आउटसाइडर्स के लिए पॉजिटिव है। क्या ये समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है तुमको? कोई टेंशन वाली बात एकदम नहीं है सर, बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है सर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अच्छा इसी का एक और पॉइंट है, वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। 2 पॉइंट है। प्रिजम्पशंस ऑफ रेगुलरिटी का मतलब होता है कि रेगुलरली कंपनी जो डे टू डे वर्क है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, वो तुम कैसे प्रिज्यूम करोगे? वो तो तुम सोचोगे कि हाँ सही से वो काम कर रहे होंगे। तो इट प्रिज्यूम्स दैट कंपनीज इंटरनल डिसीजंस एंड प्रोसीजर्स हैव बीन फॉलोड करेक्टली। हम लोग तो भैया यही अज्यूम करके जाएंगे ना, तुम अपना जितना भी इंटरनल डिसीजंस है, प्रोसीजर्स है, वो करेक्टली ले रहे हो। अपने को क्या मालूम होगा तुम्हारे कंपनी के अंदर तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ डॉक्यूमेंट इज साइंड बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन, an outsider can assume that the person was duly authorized even if there was an internal irregularity। समझ में आ रहा है? तुम्हारा कोई डॉक्यूमेंट साइन कर दिया एक ऑथराइज्ड पर्सन ने, ठीक है, वो नॉर्मली एक ऑथराइज्ड पर्सन है, एक सीए ने पकड़ लो साइन कर दिया तुम्हारा डॉक्यूमेंट, ठीक है, या फिर एक सीएस ने साइन कर दिया तुम्हारा एक डॉक्यूमेंट। वो सीएस है या फिर सीए है, मतलब ये ऑथराइज्ड है, वो साइन करने के लायक है, राइट। अब बात ये है कि क्या कंपनी ने उसको अथॉरिटी दिया है साइन करने के लिए? वो भैया तुम्हारा मैटर है, अपने को क्या मालूम। अपने को इतना मालूम कि भैया तुम सीएस हो तो तुम साइन कर सकते हो, तो हमने साइन करवा के लेकर आ गए। समझ में आ रहा है? तो इंटरनली क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो मेरे को से फर्क नहीं पड़ता। ये समझ में आ रहा है, प्रिजम्पशन ऑफ रेगुलरिटी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लिमिटेशन टू एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। याद रखना जितने भी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस होंगे इसी के ऊपर ये अप्लाई होगा इंडोर मैनेजमेंट, क्योंकि देखो एक्सटर्नल वाला बंदा ही तो इंटरनल वाला बात नहीं जान पाएगा ना। ये है तुम्हारा कंपनी, ये है एक्सटर्नल वाला बंदा, वो आके काम कर। इस इंडोर मैनेजमेंट किसको प्रोटेक्ट करता है? एक्सटर्नल वाले बंदे को, राइट, ठीक है। एक्सटर्नल वाला बंदा इंटरनल वाले बंदे के साथ, मतलब कंपनी के साथ अगर एग्रीमेंट करे तो एक्सटर्नल को प्रोटेक्ट करेगा कौन? इंडोर मैनेजमेंट। लेकिन अगर पकड़ लो इंटरनल वाला बंदा ही कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, तो भैया इंटरनल वाला बंदे को तो सब कुछ पता है कि कंपनी में सब कुछ सही प्रकार से नहीं हो रहा है, तो वो अगर इंडोर मैनेजमेंट की हेल्प लेना चाहिए तो वो नहीं ले सकता, क्योंकि वो खुद ही इंडोर वाला बंदा है। समझ में आ रहा है? इंटरनल वाला बंदा है। The doctrine applies only to external transactions and does not protect those who have actual knowledge of internal irregularities। और ये प्रोटेक्ट नहीं करता उन लोगों को जिनके पास एक्चुअली में नॉलेज है इरेगुलरिटीज का, इंटरनल इरेगुलरिटीज का नॉलेज है, और हु आर इन्वॉल्व इन फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज। और अंदर में कंपनी के अंदर में इंटरनली जो भी फ्रॉड वगैरह हो रहा है, जो भी इरेगुलरिटीज हो रहे हैं, उसमें तुम इन्वॉल्व हो तो तुमको कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडोर मैनेजमेंट नहीं आएगा, ये सिर्फ आउटसाइडर्स के लिए है। क्या ये समझ में आ रहा है? ये नेपो किड्स के लिए नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये कुछ एक्सेप्शंस है इंडोर मैनेजमेंट का। इंडोर मैनेजमेंट का क्या बताओ? एक्सेप्शंस है। अच्छा, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। सबसे पहला, तुम आउटसाइडर जरूर हो लेकिन तुम्हारे पास नॉलेज था इरेगुलरिटी का। तुम आउटसाइडर जरूर हो लेकिन तुम्हारे पास नॉलेज था। अगर तुम आउटसाइडर हो और तुम्हारे पास नॉलेज भी था इरेगुलरिटी का, तो तुम बच नहीं सकते, तुमको इंडोर मैनेजमेंट बचाने नहीं आएगा, ये इंडोर मैनेजमेंट तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होगा। अच्छा, इसको कट कर दो, ये वाले पॉइंट को कट कर दो, ठीक है, ये प्रॉपर पॉइंट नहीं है, बाकी सारे पॉइंट्स को करेंगे। अच्छा, पहला है नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। तुम आउटसाइडर हो भैया, इनसाइड में इरेगुलरिटी हो रहा है, ये तुमको पता नहीं है, फ्रॉडरी। अगर तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट तुम प्रेजेंट कर रहे हो फॉर्ज डॉक्यूमेंट है, तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया कंपनी के साथ वो फ्रॉड्स है, ठीक है, तो वो फॉर्ज्ड अगर है, मतलब वो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स है, वो ओरिजिनल नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो तुम कैसे इंडोर मैनेजमेंट का, तुम खुद चीटर हो, तुम कैसे कंपनी को कह सकते हो कि उसने चीट किया? समझ में आ रहा है? या फिर कंपनी का गलती है, तुम खुद चीटर हो, फॉर्जरी कर रहे हो। नेग्लिजेंस, तुम जो नेसेसरी चीज़ें तुमको देखना चाहिए था तुम उस चीज़ों में नेग्लेक्ट किए, नेग्लिजेंस किए। समझ में आ रहा है? तुमने उन चीज़ों को नेग्लेक्ट किया। कुछ नेसेसरी चीज़ें हैं जो तुमको, कोई भी तुम देखो नेसेसरी, अब तुम पूछोगे सर वो नेसेसरी चीज़ें क्या है? हर एग्रीमेंट का
अलग अलग नेसेसिटीज़ होते हैं कि तुमको ये देखना होता है, वो देखना होता है, तो इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि तुमको ये चीज़ ही देख कर जाना है। हर एग्रीमेंट का, हर टाइप ऑफ बिजनेस का अलग अलग होगा। तो तुमने जो नेसेसरी चीज़ें हैं जो तुमको देखना चाहिए था, अगर तुमने वो नहीं देखा तो डेफिनेटली वो नेग्लिजेंस के अंदर आ जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एजेंसी, भैया तुम एजेंट हो कंपनी का, तुम कंपनी का अगर एजेंट हो तो तुमको तो इंटरनल मैटर्स के बारे में पता होना चाहिए, तो ये डॉक्टर इंडोर मैनेजमेंट काम नहीं करेगा। अच्छा, और ये वाला पॉइंट इसको भी कट कर दो, ठीक है, ये 2 पॉइंट कर दो, बाकी ये 4 जो है ये तुमको पढ़ के जाना है फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये बहुत बवाल है ये भैया। कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है ये तुमको, ये तुम्हारा, एक सेकेंड ना, इसका एक्सेप्शंस तो यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, ओके 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 ओके, नहीं है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस भाई मेरे, ये कंपनी का डॉक्ट्रिन है, कंपनी के हित के लिए, कंपनी के लिए पॉजिटिव डॉक्ट्रिन है। समझ में आ रहा है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता है कि कंपनी का जो एमओए है, एओए है, ये है पब्लिक डॉक्यूमेंट भाई मेरे। ये क्या है बताओ? ये है पब्लिक डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, और ये जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है ये पब्लिकली अवेलेबल रहेगा। तो जब कभी भी तुम कंपनी के साथ बिजनेस करने जा रहे हो, ये तुमको पढ़ के जाना होता है। एमओए एंड एओए ये तुमको जान के जाना होता है कि कंपनी का क्या पावर है, नहीं है। पकड़ लो, कंपनी बनाता है स्टील, और कंपनी के पास तुम चले गए रबर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस लेकर, रबर, लेकिन कंपनी बनाता है स्टील। कंपनी के एमओए में लिखा है कि भैया इसका ऑब्जेक्टिव है स्टील मेकिंग, स्टील बनाता है स्टील। तुम चले गए रबर का बिजनेस लेकर, कंपनी का कोई वहां पे फ्रॉड बंदा था, उसने एक्सेप्ट कर लिया, बोला कि हाँ हाँ ठीक है हम कर देंगे, 10 करोड़ रुपए भेज दो हमारे अकाउंट पे, तो तुमने 10 करोड़ रुपए भेज दिया। क्या बताओ, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या तुमको प्रोटेक्ट करेगा? नहीं करेगा। वो प्रोटेक्ट करेगा कंपनी को। भैया तुमको पता होना चाहिए ये कंपनी जो है ये रबर नहीं बनाता, ये स्टील बनाता है। समझ में आ रहा है? समझ में, ये कंपनी को प्रोटेक्ट करता है। देखो की पॉइंट्स देखो, public document, the MOA and AOA are public documents that can be inspected by anyone. Outsiders are presumed to have read and understood them. Outsiders को हम लोग presume करते हैं कि उन्होंने ये पढ़ के रखा है और उन्होंने understood किया है उस चीज़ को। Constructive notice. Outsiders are deemed to have constructive notice. Constructive notice का ही मतलब ये होता है कि ये जो हम लोगों ने एमओए एओए पब्लिक डोमेन में डाल रखा है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये एक नोटिस है, एक प्रकार का कंस्ट्रक्टिव नोटिस है जो आउटसाइडर्स को जानना है, आउटसाइडर्स को पढ़ना है हमारे साथ बिजनेस करने से पहले। ये हर कंपनी का नियम है। द कंपनीज पावर एज पर द एमओए, द ऑथोरिटी डेलीगेटेड टू डायरेक्टर्स एज पर द एओए। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या क्या रहेगा? एमओए रहेगा, एओए रहेगा। तुमको पता चल जाएगा कि कंपनी के पास पावर क्या है काम करने का, वो क्या वो रबर बनाता है, नहीं बनाता है, ये तुमको पता चल जाना चाहिए। और एओए कौन से डायरेक्टर का क्या तुम्हारा राइट है, पावर्स है, वो भी तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि तुम रॉन्ग डायरेक्टर्स के साथ एग्रीमेंट करके आगे ऐसा नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? तो एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है ये पॉजिटिव डॉक्ट्रिन है फॉर हुम, फॉर द कंपनी। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? देखो कॉन्सिक्वेंस तो कंपनी को भी भुगतना होगा ऑब्वियसली। सुनो, इफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज बियॉन्ड द कंपनीज पावर और डायरेक्टर्स अथॉरिटी, द आउटसाइडर्स कैन नॉट एनफोर्स इट। कॉन्ट्रैक्ट को तो एनफोर्स नहीं कर पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट को तो एनफोर्स नहीं कर पाएगा। इस एग्जाम्पल को गोली मारो, मैंने जो रबर एग्जाम्पल के बारे में बताया उसको सोचो, क्योंकि कंपनी मैन्युफैक्चर करता है स्टील, और कंपनी नहीं बोल सकता नहीं मैंने 10 करोड़ का एग्रीमेंट किया, मेरे को रबर बना के दो तुम, और कंपनी बनाता नहीं है रबर, तुम बना के दो। इस प्रकार से वो एनफोर्स नहीं कर सकता अपने राइट्स को। समझ में आ रहा है? उसको राइट नहीं मिलेगा। हाँ, उसको रिफंड ज़रूर मिल जाएगा 10 करोड़ रुपीज़ विद इंटरेस्ट, लेकिन उसको किसी भी प्रकार का, बताओ ना, किसी भी प्रकार का रबर बनाने का फोर्स नहीं कर सकता कंपनी को, क्योंकि कंपनी रबर बनाता ही नहीं है। एग्जाम्पल्स है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का, इसको एक बार रीड कर लेना है। कुछ हम लोग रीड देंगे सो दैट तुम्हारा दिमाग भी खुले, क्योंकि मैं ऐसा टीचर बनना चाहता हूँ तुम्हारे लिए जो तुमको सिखाए और तुमको समझाए और तुमको थोड़ा ढकेले कि तुम ये करके देखो, पढ़ के देखो, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो। डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो, देखो डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो का मतलब क्या होता है? सर, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो का मतलब ये जो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल है ना, वही है,
ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो। कभी भी कंपनी, ये है तुम्हारा कंपनी, ठीक है, और ये है तुम्हारे पुलिस ऑफिस, ये है तुम्हारे डायरेक्टर्स, दोनों के बीच में क्या है बताओ? वेल है, पर्दा है, ये ऑटोमेटिक रहता है, ठीक है। कभी भी अगर पुलिस ऑफिसर को लगे कि नहीं डायरेक्टर्स छुप रहे हैं, कंपनी की पीठ पीछे छुप रहा है, वो खुद कुकर्म करके वो खुद छुप रहा है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, लॉ क्या करेगा, इस वेल को उठा देगा। उसी को कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो। द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो इज अ लीगल प्रिंसिपल यूज्ड टू डिसरिगार्ड द सेपरेट लीगल आइडेंटिटी ऑफ कॉर्पोरेशन। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लीगल ऑल्टर ईगो जो है, ये एक प्रकार का लीगल प्रिंसिपल है, जो हम लोग लीगल भाषा है, लीगल वर्ड है, वही है ऑल्टर ईगो का। ये क्या करता है, ये उस वेल को उठा देता है, वो डिसरिगार्ड कर देता है कि भैया डायरेक्टर्स एंड कंपनी के बीच में किसी भी प्रकार का जो है सेपरेट चीज़ वो नहीं है, दोनों एक है, कंपनी भी एक है एंड डायरेक्टर्स भी एक है, कंपनी एंड डायरेक्टर्स दोनों एक है, ये मान के चलता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो। और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो कब यूज़ होता है? जब पुलिस ऑफिसर, लॉ मेकर्स, लॉ को लगता है कि भैया ये डायरेक्टर्स जो है वो कुछ छुप रहे हैं, वो ये इस डॉक्ट्रिन के पीछे, इस पर्दे के पीछे छुप रहे हैं, इसलिए ये डॉक्ट्रिन लगा देते हैं। समझ में आ रहा है? द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो इज अ लीगल प्रिंसिपल यूज्ड टू डिसरिगार्ड द सेपरेट। मानते ही नहीं, हम मानेंगे नहीं, हम लोग मानेंगे ही नहीं कि तुम लोग सेपरेट हो, क्योंकि तुमने कुछ कुकर्म करके रखा है, तो सेपरेट नहीं है। नॉर्मली हमको अपने को ये तो पता है ना कि डायरेक्टर एंड कंपनी सेपरेट होता है, कंपनी को जो चलाते हैं एंड कंपनी खुद एक लीगल जो है आइडेंटिटी है कंपनी का, ये मानेंगे नहीं हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो में। डिसरिगार्ड्स द लीगल आइडेंटिटी ऑफ द कॉर्पोरेशन और कंपनी एंड होल्ड इट्स शेयर होल्डर्स, और उसके शेयर होल्डर्स को धर पकड़ते हैं, शेयर होल्डर्स को, डायरेक्टर्स को, ऑफिसर्स को पर्सनली लाइबल बनाते हैं फॉर द कंपनीज एक्शन और डेट्स। कंपनी के एक्शंस एंड डेट्स को, सुनो ना, कंपनी के जो एक्शंस है जिसके कारण वो डूब रहा है, डेट्स है, उसके लिए पर्सनली लाइबल किस किस को बनाता है? डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, शेयर होल्डर्स, बड़े बड़े शेयर होल्डर्स, सबको धर पकड़ते हैं। समझ में आ रहा है? This doctrine is applied when a company is used as mere alter ego or instrumentality of its owners and the corporate veil is abused to commit fraud. कॉर्पोरेट वेल को अब्यूज़ किया गया है। ये जो पर्दा मैंने डाल रखा था, इसको तुमने अब्यूज़ किया, इसको तुम फ्रॉड काम के लिए यूज़ कर रहे हो। ये जो पर्दा है, जिस पर्दे के कारण तुम मतलब कौन? ये डायरेक्टर, शेयर होल्डर, फिर तुम्हारा कंपनी का ऑफिसर्स, ये अलग आइडेंटिटी है और कंपनी अलग आइडेंटिटी है, ये तो मान के चलता है क्योंकि पर्दा है दोनों के बीच में। इसको तुम मिसयूज़ कर रहे हो, तुम कंपनी से उल्टा सीधा काम कर रहे हो कंपनी में, और तुम मज़े ले रहे हो, और कंपनी का वो पैसा जो है तुम अपने जेब में घुसा रहे हो, और कंपनी का नुकसान हो रहा है, कंपनी डूब रहा है। समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग इस पर्दे को उठा देंगे, क्योंकि तुम अब्यूज़ कर रहे हो, कमिट कर रहे हो, फ्रॉड कमिट कर रहे हो, इवेड कर रहे हो लीगल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है तुमको याद रखना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो का मतलब यही होता है कि जब कभी भी, ये एक प्रिंसिपल है जो डिसरिगार्ड कर देता है कि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है कॉरपोरेशन का, कंपनी एक अलग आइडेंटिटी है, ये डिसरिगार्ड कर देता है, ये मानता नहीं है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो। और ये यूज़ कब किया जाता है? ये यूज़ तब किया जाता है जब अब्यूज़ होता है कॉर्पोरेट वेल का अब्यूज़ होता है। जब कॉर्पोरेट वेल का अब्यूज़ होता है और कमिट करते हो तुम फ्रॉड, लीगल ऑब्लिगेशंस, तुम्हारा जो ऑब्लिगेशंस है वो तुम नहीं मानते हो, ठीक है। सर्कमवेंट द लॉ का मतलब होता है तुम लॉ को नहीं मानते हो, लीगल ऑब्लिगेशंस को तुम जो है फॉलो नहीं करते हो, ये सारा चीज़। क्या समझ में आ रहा है? की प्रिंसिपल समझो। नॉर्मली अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी शील्डिंग शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स फ्रॉम लाइबिलिटी। द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो लिफ्ट्स द कॉर्पोरेट वेल, कॉर्पोरेट का जो एक पर्दा है उसको लिफ्ट कर देता है, होल्डिंग देम पर्सनली लायबल फॉर फ्रॉड्यूलेंट और अनजस्ट एक्शन, होल्डिंग देम पर्सनली लायबल फॉर फ्रॉड्यूलेंट और अनजस्ट एक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है? व्हेन इज इट अप्लाइड? कोर्ट्स अप्लाई दिस डॉक्ट्रिन व्हेन there's no clear distinction between the company and its stakeholders. Shareholders, directors use the company as a front for personal gain and fraud कर रहे हैं, और कंपनी एंड शेयर होल्डर्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, क्योंकि अपने लिमिट के बाहर जाके जो स्टेक होल्डर्स है, डायरेक्टर्स है, ऑफिसर्स है, उन्होंने काम किया है जो उनके हित के लिए है, फ्रॉड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो इसका एक फेमस केस लॉ है लेनार्ड्स कैरिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस एशियाटिक पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड 1915, ठीक है। अच्छा,
नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ, ये सेम है, पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल या फिर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। अब देखो ये पर्दा है, ठीक है, ये पर्दा है, पर्दे के उस तरफ है डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, ऑफिसर्स, पर्दे के इस तरफ है कंपनी। पुलिस ऑफिसर को जब दिख नहीं रहा कि कंपनी में फ्रॉड किसने कंडक्ट किया है, क्योंकि कंपनी सब कंपनी का दोष दे रहे हैं, भैया कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है लेकिन तुम लोग तो नेचुरल पर्सन हो ना, तो क्या करेगा पुलिस ऑफिसर, या तो इस पर्दे को हटा देगा क्योंकि इनको पकड़ना है, इनको देखना है कि इनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना है। इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या करना होगा, कॉर्पोरेट वेल को उठाना होगा। सर सच्ची में ऐसा पर्दा होता है क्या? ये थ्योरी है भाई मेरे, ये थ्योरी है, ये होता है लेकिन ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन थ्योरेटिकली प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, या तो पर्दे को उठा सकते हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, या तो पर्दे के अंदर एक ऐसा बड़ा सा छेद कर देंगे, पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। पियर्सिंग मतलब छेद, जैसे कि एयर पियर्सिंग कहते हैं हम लोग, कान का पियर्सिंग करते हो तुम लोग बचपन में, कान के पियर्सिंग तुम्हारा हुआ होगा, नानी ने किया होगा, वो छेद कर देना, समझ में आ रहा है, छेद कर देना, पर्दे में छेद कर देना, सो दैट आर पार देख पाए कि कौन है वो बंदा जिसने क्राइम कंडक्ट किया है। क्या ये समझ में आ रहा है? अब ये पूरा चीज़ तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ये वाला, ठीक है, ये एक ही है, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया इंट्रोडक्शन क्लास में ही, ये क्या है नहीं है, ये पूरा होमवर्क रहेगा, इसको तुम बहुत अच्छे से समझ लेना है। और ये एक ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं तुमको दिखा देता हूँ, ये इतना ही है, यहाँ पे ख़त्म तुम्हारा चैप्टर। और कुछ क्या है मैं तुमको समझाता हूँ, कुछ ना डेफिनेशंस है, जैसे कंपनी का डेफिनेशन, फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन, ठीक है, स्मॉल शेयर होल्डर्स का डेफिनेशन, ये सारा हम जब वो एक एक चैप्टर करेंगे ना अच्छे से, वो हम लोग देख लेंगे, वहीं से कर लेंगे। नोट्स तुम आराम से डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, हमारे एप्लीकेशन से, फ्री रिसोर्स में मिल जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर क्लासेस का रिक्वायरमेंट है देन डेफिनेटली गो एंड चेक आवर क्लासेस। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल क्लासेस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, सब कुछ एक साथ मिलेगा और हाईएस्ट लेवल डिस्काउंट्स पे मिलेगा। वैसे ही ऑलरेडी डिस्काउंटेड लेक्चर्स है एंड क्लासेस है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर भी डिस्काउंट मिलेगा इफ़ यू यूज़ द कोड NEW25। तो NEW25 यूज़ करो, उसके ऊपर भी हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा आपको ऑन एंड अबव ऑल द डिस्काउंटेड कोर्सेज। समझ में आ रहा है? एंड ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बी माइंड बॉगलिंग फॉर यू टू टेक आवर लेक्चर्स। इट्स गोइंग टू बी बेस्ट। और आपके एग्जामिनेशन जो है वो डेफिनेटली हम क्रैक करवा के रहेंगे। और आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं भैया, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। जय हिंद।